नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना वर्मा, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग कुषाण साम्राज्य एवं उसके महान शासक कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कुषाण साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस संबंध में H.G. रॉलिंसन ने कहा है कि कुषाण युग भारतीय संस्कृति के इतिहास में महत्वशाली युग है। कुषाण साम्राज्य एवं भारतीयों के संपर्क के फलस्वरूप अनेक हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि बौद्ध और हिंदू देवता पहली बार मानवीय आकृति में सामने आते हैं। साहित्य के नए नए नमूने सामने आए। नाटक और दरबारी महाकाव्यों का भी जन्म हुआ और एक नई संस्कृति का विकास किया गया। इस संबंध में DC सरकार ने लिखा है, कुषाण युग भारत के इतिहास में युग प्रवर्तक का काल है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार एक महान साम्राज्य बना, जिसमें न केवल समस्त उत्तरी भारत ही सम्मिलित था, बल्कि उसके बाहर के कई प्रदेश भी सम्मिलित थे, जो मध्य एशिया तक फैले थे। इस प्रकार भारत बाहर की दुनिया के साथ घनिष्ठ संपर्क में आया। इस युग में धर्म, साहित्य और मूर्ति कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। विशेषकर महायान बौद्ध धर्म का उदय, गांधार कला और बौद्ध मूर्ति का आगमन। कुषाण साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक, अभिलेखिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण मौजूद हैं। चीनी सूत्रों से यूची जाति का चीन से भारत की ओर प्रवास स्पष्ट रूप से विदित होता है। बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे कुषाण राजाओं के कालानुक्रम और धर्म को निश्चित करना संभव है। कुषाण युग के बहुत से अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, हालांकि वे बहुत बड़े नहीं हैं। इसी प्रकार यहाँ के शासकों के सिक्कों से भी ज्ञात होता है कि वे किस धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवताओं के चित्रों से ज्ञात होता है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में उन देवताओं की आराधना की जाती थी और राजा अपनी प्रजा पर अपना धर्म न थोपकर अपने सिक्कों पर विभिन्न प्रदेशों के देवताओं के चित्र अंकित करने को तैयार था। कला के गांधार स्कूल की बहुत सी कलाकृतियों से तत्कालीन जनता और उनके धर्म आगमन का अनुमान लगाया जा सकता है। कनिष्क के समय में बहुत से विद्वान भी हुए और उनकी रचनाओं से बहुत ही लाभदायक सामग्री हमें प्राप्त होती है। इस संबंध में नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष की बुद्ध चरित से जानकारी प्राप्त होती है। अनेक चीनी यात्रियों ने भी इस संबंध में अपने विवरण दिए हैं। कुषाण कौन थे, इस संबंध में भी चीनी इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। चीनी विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि पुराने समय में यूची ने हांगनू नामक एक जाति को परास्त किया। फिर वे ताहिया चले गए और उन्होंने राज्य को 5 भागों में बांटा और उन्हीं 5 में से एक भाग, जो कि कुइसुआंग अर्थात कुषाण कहलाता था, वही शाखा भारत में आई और उन्होंने अपना कुषाण वंश प्रारंभ किया। कुषाणों में सर्वप्रथम कैटफिसस प्रथम नामक शासक हुआ, जो कि 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक यहाँ पर शासक हुआ। इसके पश्चात धर्म, साहित्य और मूर्ति कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। विशेषकर महायान बौद्ध धर्म का उदय, गांधार कला और बौद्ध मूर्ति का आगमन। कुषाण साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक, अभिलेखिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण मौजूद हैं। चीनी सूत्रों से यूची जाति का चीन से भारत की ओर प्रवास स्पष्ट रूप से विदित होता है। बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे कुषाण राजाओं के कालानुक्रम और धर्म को निश्चित करना संभव है।
कुषाण युग के बहुत से अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, हालांकि वे बहुत बड़े नहीं हैं। इसी प्रकार यहाँ के शासकों के सिक्कों से भी ज्ञात होता है कि वे किस धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवताओं के चित्रों से ज्ञात होता है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में उन देवताओं की आराधना की जाती थी और राजा अपनी प्रजा पर अपना धर्म न थोपकर अपने सिक्कों पर विभिन्न प्रदेशों के देवताओं के चित्र अंकित करने को तैयार था। कला के गांधार स्कूल की बहुत सी कलाकृतियों से तत्कालीन जनता और उनके धर्म आगमन का अनुमान लगाया जा सकता है। कनिष्क के समय में बहुत से विद्वान भी हुए और उनकी रचनाओं से बहुत ही लाभदायक सामग्री हमें प्राप्त होती है। इस संबंध में नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से जानकारी प्राप्त होती है। अनेक चीनी यात्रियों ने भी इस संबंध में अपने विवरण दिए हैं। कुषाण कौन थे, इस संबंध में भी चीनी इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। चीनी विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि पुराने समय में यूची ने हांगनू नामक एक जाति को परास्त किया, फिर वे ताहिया चले गए और उन्होंने राज्य को 5 भागों में बांटा और उन्हीं 5 में से एक भाग जो कि कुइसुआंग अर्थात कुषाण कहलाता था, वही शाखा भारत में आई और उन्होंने अपना कुषाण वंश प्रारंभ किया। कुषाणों में सर्वप्रथम कैटफिसस प्रथम नामक शासक हुआ, जो कि 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक यहाँ पर शासक हुआ। इसके पश्चात धर्म, साहित्य और मूर्ति कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म का उदय, गांधार कला और बौद्ध मूर्ति का आगमन। कुषाण साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक, अभिलेखिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण मौजूद हैं। चीनी सूत्रों से यूची जाति का चीन से भारत की ओर प्रवास स्पष्ट रूप से विदित होता है। बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनसे कुषाण राजाओं के कालानुक्रम और धर्म को निश्चित करना संभव है। कुषाण युग के बहुत से अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, हालांकि वे बहुत बड़े नहीं हैं। इसी प्रकार यहाँ के शासकों के सिक्कों से भी ज्ञात होता है कि वे किस धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवताओं के चित्रों से ज्ञात होता है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में उन देवताओं की आराधना की जाती थी और राजा अपनी प्रजा पर अपना धर्म न थोपकर अपने सिक्कों पर विभिन्न प्रदेशों के देवताओं के चित्र अंकित करने को तैयार था। कला के गांधार स्कूल की बहुत सी कलाकृतियों से तत्कालीन जनता और उनके धर्म आगमन का अनुमान लगाया जा सकता है। कनिष्क के समय में बहुत से विद्वान भी हुए और उनकी रचनाओं से बहुत ही लाभदायक सामग्री हमें प्राप्त होती है। इस संबंध में नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से जानकारी प्राप्त होती है। अनेक चीनी यात्रियों ने भी इस संबंध में अपने विवरण दिए हैं। कुषाण कौन थे, इस संबंध में भी चीनी इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। चीनी विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि पुराने समय में यूची ने हांगनू नामक एक जाति को परास्त किया, फिर वे ताहिया चले गए और उन्होंने राज्य को 5 भागों में बांटा और उन्हीं 5 में से एक भाग जो कि कुइसुआंग अर्थात कुषाण कहलाता था, वही शाखा भारत में आई और उन्होंने अपना कुषाण वंश प्रारंभ किया। कुषाणों में सर्वप्रथम कैटफिसस प्रथम नामक शासक हुआ, जो कि 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक यहाँ पर शासक हुआ। इसके पश्चात कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि के पश्चात अब हम लोग कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में समझेंगे। जब कनिष्क राजा बना तो उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का बहुत बड़ा भाग और पार्थिया, बैक्ट्रिया तथा पंजाब के कुछ भाग सम्मिलित थे। उसके पूर्वाधिकारियों को चीनियों ने परास्त कर दिया था। कनिष्क को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था और वह उस पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि उसने अपने राज्यकाल में कई युद्ध किए।
डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि कनिष्क को अपने राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही कश्मीर विजय संपन्न करने का श्रेय दिया जाता है। उसके द्वारा बनवाए गए बहुत बड़ी संख्या में स्मारक वहाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ उसने कनिष्कपुर नामक एक नगर की भी स्थापना की, जो संभवतः वर्तमान कनिष्कपुर के नाम से जाना जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इस संबंध में विवरण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने मगध के विरुद्ध भी युद्ध किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया तो महान बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष भी उसके हाथों में आ गया और वह उसे अपने साथ ही ले गया। कनिष्क के बहुत बड़ी संख्या में सिक्के गाजीपुर तथा गोरखपुर में पाए गए हैं, जो मगध के भाग पर उसकी विजय का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कनिष्क ने उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों के विरुद्ध भी युद्ध किया। अधिक संभावना यही है कि चेस्टन ही वह शासक था जिसे कनिष्क ने परास्त किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप शकों ने कनिष्क की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और मालवा का कुछ भाग भी दे दिया। डॉक्टर स्मिथ मानते हैं कि कनिष्क ने पार्थियनों के विरुद्ध भी एक सफल युद्ध किया। कनिष्क ने न केवल चीनियों को परास्त किया बल्कि उनके अनेक प्रदेशों को भी विजित किया, किंतु इस विचार में विद्वानों में अलग अलग मतों को लेकर के मतभेद है। डॉक्टर राय चौधरी ने लिखा है कि कनिष्क ने ऊपरी भारत की विजय का कार्य पूर्ण किया। वह एक महान साम्राज्य पर राज्य करता था जो कापीश, गंधार और कश्मीर से बनारस तक फैला हुआ था। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य समस्त उत्तरी पश्चिमी भारत पर और संभवतः विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। पामीर दर्रों के पार के प्रदेशों पर भी संभवतः उसका राज्य था। कनिष्क अपने महान साम्राज्य पर पेशावर या पुरुषपुर से राज्य करता था, जो उसकी राजधानी भी थी। अब हम लोग कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के पश्चात उसके धर्म के विषय में समझेंगे। बौद्ध लेखक बताते हैं कि बौद्ध धर्म अंगीकार करने से पहले कनिष्क को सत्य असत्य में कुछ विश्वास नहीं था। वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कनिष्क बहुत से देवताओं में विश्वास करता था। इसका प्रमाण यह है कि कनिष्क के प्रारंभिक सिक्कों पर बहुत से देवताओं के चित्र हैं। कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकृत होने की तिथि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन संभवतः अश्वघोष ने कनिष्क के हृदय को प्रभावित किया और कनिष्क अपने पुराने विश्वास को छोड़कर बौद्ध धर्मानुयायी बन गया। यद्यपि कनिष्क बौद्ध तो बन गया, तथा इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु हो गया। उसने अन्य धर्मों के देवताओं को उतना ही सम्मान दिया जितना बौद्ध धर्म को दिया था। अशोक के समान कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए बहुत काम किया। कई पुराने विहारों की मरम्मत की और नए विहारों का निर्माण किया। बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए बहुत सा धन उसमें वितरित किया गया। बुद्ध की स्मृति में बहुत से स्तूप बनाए गए। विदेशों में प्रचारक भेजे गए। इन्हीं प्रचारकों के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म चीन, जापान, तिब्बत और मध्य एशिया में फैल गया। कला के गांधार स्कूल का वह आश्रयदाता बन गया। उसके समय के मूर्ति कलाकार और चित्रकार बौद्ध धर्म के विस्तार के अत्यधिक क्रियाशील साधन बने। बुद्ध की मूर्तियों की लाखों की संख्या में स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्मानुयायियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, जिनमें वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व भी सम्मिलित थे। यह सभा वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई और अश्वघोष को इस सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्थान को लेकर के विद्वानों में अलग अलग राय है कि यह सभा किस स्थान पर आयोजित की गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि जालंधर में हुई,
तो कुछ विद्वान मानते हैं कि कश्मीर में इस सभा का आयोजन किया गया। सभा के आयोजन का उद्देश्य था तत्कालीन बौद्ध धर्म के कुछ मतभेदों का निवारण करना। समस्त बौद्ध साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। 3 पिटकों पर टीकाओं की रचना की गई। अधिकांश टीकाओं को एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया, जिसका नाम महाविभास रखा गया, जिसको हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं। यह पुस्तक बौद्ध धर्म पर सबसे महान पुस्तक है। सभा के निर्णय ताम्रपत्रों पर लिख दिए गए। पत्थर की मंजूषाओं में रखकर उन्हें एक स्तूप में स्थापित कर दिया गया, जो इसीलिए बनाया गया था। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि बौद्ध सभा ने बौद्ध धर्म के 18 स्कूलों के संघर्षों का निवारण किया और इन सभी स्कूलों को धर्मपरायण स्वीकार कर लिया गया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म का पुराना स्वरूप हीनयान इस समय तक अपना स्थान खो बैठा और उसके स्थान पर धर्म का नया रूप आ गया। पहले बुद्ध की पूजा प्रतीक चिन्हों के माध्यम से होती थी, किंतु महायान के आ जाने से उनकी पूजा मूर्ति रूप में होने लगी। पहले सत्कर्मों पर बल दिया गया था, किंतु अब बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा पर बल दिया गया। बोधिसत्वों को महायान के अधीन ही प्रस्तुत किया गया। बोधिसत्व बुद्ध और उसके पूजकों के बीच माध्यम थे। पहले बौद्ध धर्म संबंधी पुस्तकों में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इसका स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। मध्य एशिया में कनिष्क के महान साम्राज्य के महायान के विकास में पर्याप्त सुविधा हुई होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक होता चला गया। इसके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान सुशोभित थे, जिनमें मुख्य रूप से हमारे पास अश्वघोष मौजूद हैं, जिनकी रचनाओं की तुलना उनकी उत्तमता तथा विभिन्नता के आधार पर मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर की रचनाओं से की गई है। वह एक साहित्यिक और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उसने बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना की। बुद्ध चरित्र में बुद्ध की जीवन कथा प्रस्तुत की गई है। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसकी तुलना वाल्मीकि के रामायण से भी की जाती है। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार के महान विभूति थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। वह केवल दार्शनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी था। उसने अपनी महान पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसे ठीक ही भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार के रत्नों में से गिने जाते थे। उसने चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता की। उसने महाविभाषा सूत्र की रचना की, जो बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा गया है। चरक भी कनिष्क के दरबार में मौजूद थे। उसने औषधि शास्त्र से संबंधित पुस्तक सुश्रुत की रचना की। इस प्रकार कनिष्क के दरबार में अनेक महान विद्वान मौजूद थे। कनिष्क महान निर्माता भी था। उसके मुख्य स्मारक तथा कलाकृतियाँ पेशावर, मथुरा, कनिष्कपुर और तक्षशिला में पाई गई हैं। तक्षशिला का शिरमुख नगर उसी का स्थापित किया हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा भवन, विहार तथा अन्य भवन थे। मथुरा उसके समय में एक महान कला केंद्र बन गया था। बड़ी संख्या में विहार, मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ बनाकर कनिष्क ने मथुरा की सुंदरता में वृद्धि की। इस प्रकार कनिष्क ने एक लंबे समय तक शासन किया और अपनी विजय पताका को दूर दूर तक प्रसारित किया। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य एवं उसके महान शासक कनिष्क के संबंध में आज का ये व्याख्यान यही समाप्त होता है। कुषाण साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें भी मौजूद हैं, जिसमें आर.सी. मजूमदार की प्राचीन भारत, V.A. स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.K. मुखर्जी की एंशिएंट इंडिया, B.D. महाजन की
प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अतिरिक्त विमल चंद्र पांडे की प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति एवं अनेक पुस्तकें मौजूद हैं, जिससे हम प्राचीन काल और उसमें कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार।